अतिरिक्त जयसिंह ने स्थानीय सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया। इस तैयारी के साथ जयसिंह बीजापुर की ओर बढ़ा। उधर सुल्तान आदिल शाह ने भी आक्रमण की सूचना मिलते ही अपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर ली थी। शाही सेना ने 19 नवंबर 1665 ईस्वी को बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। इनका मुकाबला करने के लिए बीजापुर की सेना ने छापामार युद्ध नीति अपनाई। अतः मुगल सैनिकों में असमंजस्य की स्थिति पैदा हो गई। युद्ध आरंभ होते ही शिवाजी भी मुगलों का साथ छोड़कर दक्कन रियासतों के मुगल विरोधी मोर्चे में शामिल हो गए। इसी बीच अर्थाभाव के कारण शाही सेना को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। अतः बीजापुर के विरुद्ध दूसरा अभियान असफल रहा। औरंगजेब ने जयसिंह को राजधानी बुलाने का आदेश दिया। लौटते समय मार्ग में 12 जुलाई 1666 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इस सफलता के बाद आदिल शाह II की प्रसिद्धि में वृद्धि हुई। 1668 से 1676 ईस्वी तक मुगलों ने बीजापुर के विरुद्ध कोई सैनिक कार्यवाही नहीं की। औरंगजेब का यह उद्देश्य था कि किसी प्रकार बीजापुर को अपने में रखकर उसे मराठों तथा गोलकुंडा के साथ मिलने से रोके। इसी बीच 1672 ईस्वी में पक्षाघात के कारण आदिल शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसका 4 वर्षीय पुत्र सिकंदर आदिल शाह सुल्तान बना तथा ख्वास खान के नेतृत्व में अब्दुल मोहम्मद बहलोल खान व मुजफ्फर खान सहित 4 सदस्यीय समिति ने प्रशासन का भार ग्रहण किया। किंतु शीघ्र ही ये अमीर 2 गुटों में विभक्त हो गए। एक का नेतृत्व अफगानों द्वारा तथा दूसरे का नेतृत्व दक्कनियों व अबिसिनियों द्वारा किया गया। इस आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर दक्कन के मुगल सूबेदार बहादुर खान ने 1672 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। जयसिंह की भांति इस बार भी दक्कनी शक्तियों ने एकजुट होकर मुगलों का मुकाबला किया। फलतः बहादुर खान पराजित हुआ। बहादुर खान के बाद दिलेर खान दक्कन का सूबेदार बना। उसने कूटनीति व षड्यंत्र का सहारा लिया। उस समय बीजापुर दरबार में बहलोल खान का प्रभाव था। दिलेर खान ने मराठों व गोलकुंडा के विरुद्ध बीजापुर को अपने पक्ष में मिलाने में सफल रहा। अतः बहलोल खान के सैनिकों के साथ मिलकर उसने गोलकुंडा पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ। इस पराजय के बाद बीजापुर राज्य में बहलोलों की स्थिति दुर्बल हो गई। गोलकुंडा के दबाव में सीडी मजूद, जो दक्कनी गुट का सरदार था, को बीजापुर का प्रशासक बनाया गया। इस प्रकार बीजापुर पर गोलकुंडा का दबाव पहले से अधिक हो गया। इस प्रभाव को कम करने के लिए दिलेर खान ने एक कूटनीति चाल चली। उसने सीडी मसूद को अपने पक्ष में मिलाकर एक संधि कर ली, जिसके अनुसार उसने शिवाजी का साथ न देने व सुल्तान सिकंदर आदिल शाह की बहन शहरबानी बेगम का विवाह शहजादा मुअज्जम से करने का वचन दिया, परंतु बाद में इस संधि को भंग कर दिया। अतः क्रुद्ध होकर दिलेर खान ने सितंबर 1679 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, किंतु बीजापुर के सुल्तान ने मराठों की सहायता से इस आक्रमण को विफल कर दिया। एक बार पुनः दक्षिण की सभी शक्तियां मुगलों के विरुद्ध एकजुट हो गई। अतः अंत में औरंगजेब ने दिलेर खान को वापस बुला लिया। औरंगजेब ने अब स्वयं दक्षिण अभियान का नेतृत्व संभाला। उसने शहजादा आजम व मुअज्जम को बीजापुर के दमन का भार सौंपा तथा सिकंदर आदिल शाह से 3 मांगें रखी। पहला, वह मराठों के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता व रसद दे। दूसरा, बीजापुर में मुगल सेना के प्रवेश का मार्ग निर्देशित किया जाए। तीसरा, आदिल शाह अपने आप को मराठों से अलग रखे, किंतु सिकंदर आदिल ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1685 ईस्वी में आजम खान के सेनापतित्व में मुगल सेना ने बीजापुर का घेरा डाल दिया। लंबे समय तक घेराबंदी बनी रही। अंत में औरंगजेब जुलाई 1686 ईस्वी में बीजापुर पहुंचा तथा सेना का नेतृत्व स्वयं संभाला। उसने किले की आपूर्ति का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अंत में विवश होकर 12 सितंबर 1686 ईस्वी को सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे बंदी बनाकर दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया गया, जहां 1700 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा
बीजापुर के पश्चात औरंगजेब ने गोलकुंडा की ओर ध्यान दिया। उस समय वहाँ का शासक सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह था। कुछ समय पश्चात 1672 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर उसका दामाद अबुल हसन गद्दी पर बैठा, क्योंकि अब्दुल्ला कुतुब शाह का कोई पुत्र नहीं था। अबुल हसन अयोग्य व विलास प्रिय शासक था। उसके समय में शासन की बागडोर मदन्ना व अकन्ना नामक 2 ब्राह्मण मंत्रियों के हाथ में थी। गोलकुंडा के सुल्तान बीजापुर व मराठों को मुगल विरोधी अभियानों में सहायता देते रहे, इसलिए औरंगजेब गोलकुंडा से नाराज था। इसके अतिरिक्त गोलकुंडा पर वार्षिक कर भी शेष था। साथ ही औरंगजेब गोलकुंडा पर अधिकार कर वहां की बहुमूल्य खनिज संपदा भी प्राप्त करना चाहता था। इन कारणों से उसने गोलकुंडा पर आक्रमण की योजना बनाई। दूसरी ओर मीर जुमला भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बादशाह को गोलकुंडा के विरुद्ध उत्तेजित कर रहा था। औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में शाहजादा मुअज्जम को एक विशाल सेना के साथ गोलकुंडा के विरुद्ध भेजा। जब वह हैदराबाद पहुंचा तो गोलकुंडा की सेना ने उसका मुकाबला किया, किंतु मुअज्जम ने अबुल हसन के सेनापति मोहम्मद इब्राहिम को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अबुल हसन ने भागकर गोलकुंडा के किले में शरण ली। मुगलों का हैदराबाद पर अधिकार हो गया। यहाँ से मुअज्जम गोलकुंडा पहुँचा तथा दुर्ग का घेरा डाल दिया। अंत में अबुल हसन ने संधि का प्रस्ताव रखा। संधि के अनुसार उसने युद्ध क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त मदन्ना व अकन्ना को वजीर पद से हटाने के लिए सहमत हो गया। उसके प्रार्थना पर शहजादा मुअज्जम ने अपनी सेनाएं हटा ली। इस बीच मदन्ना और अकन्ना की हत्या कर दी गई। उन्हें राजमहल की महिलाओं ने जहर दे दिया। शीघ्र ही यह संधि अस्थायी सिद्ध हुई। 1687 ईस्वी में औरंगजेब गोलकुंडा पहुंचा। संधि भंग कर औरंगजेब ने पुनः एक बार किले की घेराबंदी का आदेश दिया। ऐसी स्थिति में शाहजादा ने उसकी रक्षा करना चाहिए, किंतु यह सूचना किसी प्रकार औरंगजेब को मिल गई। उसने मुअज्जम से अबुल हसन से एक गुप्त संधि कर उसके परिवार सहित गिरफ्तार कर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। लंबे समय तक घेरा के बाद औरंगजेब को सफलता नहीं मिली तो उसने अबुल हसन के एक अधिकारी अब्दुल्ला को रिश्वत देकर दुर्ग का फाटक खुलवा लिया। मुगल सेना ने अंदर प्रवेश कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सुल्तान अबुल हसन ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे गिरफ्तार कर दौलताबाद के दुर्ग में कैद कर दिया गया। इस प्रकार गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। औरंगजेब और मराठे। दक्षिण भारत में मुगलों का प्रबलतम शत्रु मराठे थे। मराठों का राजनीतिक उत्कर्ष शाहजी भोसले और उनके पुत्र शिवाजी के अधीन हुआ। शाहजी अहमदनगर के निजाम शाही शासक के अधीन सेनापति थे। पूना। बाकी अगले पार्ट में।